સ્પેસિફિક એક્શન પણ ઘણી પોઝિટિવ છે. એ સાથે આગળ વધીએ, આપની કંપનીમાં મેનેજમેન્ટ સાથે ચર્ચા કરીએ. ઈરડાના મેનેજમેન્ટ સાથે અને અત્યારે કંપનીના CMD प्रदीप कुमार दास अपनी साथ जोड़ा गया है. प्रदीप सर, गुड आफ्टरनून, स्वागत है सर शो पर. और सर, ओवरऑल नंबर्स के फ्रंट पर एक यहाँ से पूछना चाहेंगे, जैसे नेट इनकम में अगर देखें यहाँ से इंटरेस्ट इनकम, वो एक काफ़ी यहाँ से अच्छे नंबर्स हमको यहाँ पे दिख रहे हैं. ओवरऑल प्रॉफिट के फ्रंट पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंपनी के एक सुधरते हम इस क्वार्टर में देख रहे हैं. तो सर, ओवरऑल नंबर्स आपने कैसे देखे, आउटलुक क्या रहेगा? नंबर्स के ऊपर एक अपनी कमेंट लेना चाहेंगे आपके. रानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए. तो ऑपरेशनल नंबर आप देखेंगे, ये क्वार्टर में 22 क्वार्टर से हमारा लगातार इम्प्रूवमेंट हो रहा है लास्ट 5-5.5 साल से. लोन बुक का जो CAGR ग्रोथ है ऑलमोस्ट 27-28% है, 27-28% है. और हाफ ईयरली कंपैरिजन देखेंगे तो 31% लगभग. और मेन जो NBFC में होता है नीम और कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, उसमें भी देखेंगे अगर नीम में लास्ट 3 क्वार्टर का अगर कंपैरिजन करेंगे तो मार्च में था 3.27, 3.36 हुआ, फिर 3.72 में हम पहुंचे. तो लगातार नीम में इम्प्रूवमेंट हो रहा है. और vis-a-vis अगर आप देखेंगे बोरोइंग कॉस्ट, वो 7.8 था मार्च में, फिर 7.61 हुआ, फिर 7.4. नीम बढ़ना और बोरोइंग कॉस्ट घटना और लोन बुक बढ़ना, और जो लगातार हम हर क्वार्टर में पूरा हमारा जो ऑडिटेड अकाउंट्स पब्लिश करते हैं और देश में सबसे पहले पब्लिश करते हैं बैंकिंग नॉन बैंकिंग स्पेस में, गवर्नमेंट कंपनी में तो है ही है. तो ये सारे ओवरऑल क्वालिटेटिव गवर्नेंस एंड टीम्स एफर्ट जो हमारा बोरोइंग कॉस्ट को घटाना. देखिए, मार्केट में इंटरेस्ट तो कॉम्पिटेटिव मार्केट में हमें लेना पड़ता है, बाकी बैंक NBFC सबके साथ मिलकर. लेंडिंग जब करते हैं हम, सोलर सेक्टर जो है, विंड सोलर विंड हाइड्रो जिसको ट्रेडिशनल आरी बोलते हैं, तो हमारा बुक में लगभग 50% है. और इमर्जिंग आरी देखेंगे उसमें 22% है. और स्टेट लोन जो है 22%. इमर्जिंग आरी है धीरे धीरे 18, 19, 20 करते करते 22 तक पहुंचा है. तो ये इमर्जिंग आरी जो है उसमें हमारा नीम थोड़ा ज्यादा रहता है, जो हमारा नीम को हायर साइड में रखने के लिए सपोर्ट करता है. बाकी जो वैनिला आरी बताया 50% जो लोन बुक हमारा है, जो सोलर विंड हाइड्रो, जिसमें आज का दिन में सेक्टर का कोई ऐसा बहुत विचित्र रिस्क है, किसी को जानकारी नहीं है, वो नहीं है. लेकिन जो इमर्जिंग आ रही 22% हमारा जो लोन है, उसमें एक जैसे मेजॉरिटी एथेनॉल है. एथेनॉल में बैंक और ये इरडा का अलावा शायद और कोई NBFC स्पेस में है नहीं. और देश में 24% लगभग जो कैपेसिटी का इंस्टॉल हुआ है, उसका लेंडिंग इरडा किया हुआ है. तो आज के दिन में हम लोग लार्जेस्ट लेंडर, वो भी एक इमर्जिंग सेक्टर है ना. नॉर्मली नया और इमर्जिंग सेक्टर में एक रिस्क रहता है, और तो रिस्क को कैप्चर करते हुए रिस्क को जितना हद तक मिटिगेशन कर सकते हैं उसको करते हैं, और जो नहीं है तो रिस्क प्रीमियम लोड करके उसको प्रोजेक्ट असेस करके देते हैं. और ये अभी नहीं, हम 38 साल से कर रहे हैं. नाउ एमएनआरई का हम ही एक स्टैंडर्ड आर्म है जो फाइनेंसिंग के लिए. बाकी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन आया जो स्पीड बढ़ाने के लिए. सोलर सेक्टर अभी सोलर को छोड़ के बाकी भी करने लगे हैं, डिमांड एग्रीगेशन काम जो करते हैं, बट लेंडिंग सिर्फ हम अकेला जो एमएनआरई का करते हैं. नाउ इस सेक्टर में जितना होता है सारा रिस्क तो लास्ट में लेंडर के पास ही आता है. डेवलपर तो वही है, जब वो पैसा अपना लगाते हैं तो पूरा रिस्क लेते ही हो, लेंडर का भी ले लेना पड़ता है. नॉर्मली 70-30 डेट इक्विटी एक प्रोजेक्ट में 70% तो हमारा ही रिस्क रहता है. उस तरह रिस्क में कभी अननोन रिस्क रहता है जो न्यू एंड इमर्जिंग है. उस अननोन रिस्क को हमें अच्छी तरह असेसमेंट करके, ड्यू डिलिजेंस करके, लगातार जो हम इसको संयम मेंटेन किए हुए हैं, बरकरार रखे हुए हैं. 1,71,000 करोड़ हम लास्ट 38 साल में देने के बावजूद हमारा सिर्फ क्यूमुलेटिव राइटअप 135 करोड़ है, जो जीरो आंकड़ा में देखेंगे 0.08% है. तो ये न्यू एंड इमर्जिंग, चैलेंजिंग, अननोन रिस्क सबको लेने के बावजूद भी राइट ऑफ नहीं है. एनपीए बढ़ता है घटता है. जैसे 22 क्वार्टर का मैंने आपको उदाहरण दिया, ये सारा ऑपरेशनल परफॉर्मेंस हमारा इंप्रूवमेंट हुआ, लोन बुक सब बढ़ा है. लास्ट क्वार्टर में हमारा प्रोविजनिंग बढ़ा था, 2 ग्रुप का अकाउंट्स को लेके 1500 करोड़ लगभग एनपीए में हुआ था. उसमें से 800 करोड़ लगभग एनपीए में जुड़ा, लेकिन उसका प्रोविजनिंग हम लोग 2020 में किए हुए थे. 60% ऑलमोस्ट ये 2 अकाउंट में हमारा जो ईसीएल मेथोडोलॉजी में प्रोविजनिंग करते हैं पूरा किया हुआ है.
और ये दोनों अकाउंट अभी सॉर्ट आउट मोड में भी आ चुके हैं। एक ग्रुप का तो एक नॉन फंड बेस्ड था, उन्होंने पे ऑफ कर दिया है, बाकी दो अकाउंट का वहाँ पे सेटलमेंट प्रपोजल दिया, हम लोग मान लिए हैं, उसमें हमारा जो भी एग्रीड टर्म्स हुआ उसमें उम्मीद है 1-2 महीने में वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। बाकी 3-4 अकाउंट के रेजोल्यूशन के लिए अंडर कंसिडरेशन है, हम लोग कॉन्फिडेंट है कि उसको भी हम धीरे-धीरे सॉर्ट आउट कर देंगे। इस साल का भीतर तो हम कैसे भी उसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। दूसरा जो अकाउंट जो जेंसल का था, जो लास्ट क्वार्टर में जो 1500 करोड़ में वो एक विजन था, 700-800 करोड़ उनका था, उसमें 640 करोड़ लगभग अभी हमारा है, जिसमें 60% का प्रोविजन किया हुआ है। इसमें हम नहीं, 17-18 बैंक और लेंडर, बाकी लेंडर भी है। हमारा मेजोरिटी था, लेकिन इतना मेजोरिटी नहीं है कि हम सारे डिसीजन कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में, इसीलिए जिस स्पीड से हमारा रिजल्ट हम देते हैं उस स्पीड से हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी करते हैं, उस स्पीड से प्रोजेक्ट अप्रेजल भी करते हैं, उस स्पीड से कमिटी ऑफ क्रेडिटर में हम अपना सुझाव भी रखते हैं। बट हमारा ये तजुर्बा रहा है कि वो स्पीड से बाकी लेंडर शायद तो उतना नहीं हो पाता, डिसीजन थोड़ा उसमें स्लो हो रहा है। बट उसमें सबसे खुशी की बात है जो सिर्फ 29 दिन का भीतर एनसीएलटी में एडमिशन हो जाना एप्लीकेशन, वही बड़ा बड़ा उपलब्धि है। उसके बाद आईआरपी अपॉइंट होकर आरपी ट्रांस होना, फिर हम आईपी अपॉइंट किए उसको सपोर्ट करने के लिए। तो अधिकतर गाड़ी को ऑलरेडी वो जो गाड़ी लोन के लिए था, कार लोन था, उसको अधिकतर गाड़ी को उन्होंने प्रेस कर चुके हैं। कई सारे गाड़ी रनिंग कंडीशन में ला चुके हैं, एजेंसी एंगेज कर चुके हैं रनिंग कंडीशन लाने के लिए बाकियों को, और अभी एजेंसी फाइंड आउट कर रहे हैं गाड़ी को चलाने के लिए या आउटराइट बेचने के लिए, जो भी अल्टरनेट ऑप्शन है। उससे ज्यादा अभी तो मैं नहीं बता पाऊंगा। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स जो डिसीजन लेते हैं, आरपी जो प्रयास करते हैं, वो तो एक एनसीएलटी का प्रोसेस है, उसका हो रहा है। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, एक क्वार्टर में जब हो गया था उसमें इतना चिंतित हुए थे, उस टाइम में भी मैंने यही बताया था कि इतिहास कोई एक दिन में बदल नहीं जाएगा। और ये कोई बड़ा प्रोजेक्ट इंफ्रा लोन नहीं था जिसके लिए हमें प्रोजेक्ट फंस गया, कोई लोकल एरिया इशू ये सब है। ये गाड़ी का लोन था, ये मोबिलिटी का लोन था, और उसको पहले हम ही देना चालू किए थे। हमारा देने के बाद हमें मतलब इतने लोग बाकी लोग लेंडर भी आ गए देने के लिए, क्योंकि उसका बिजनेस मॉडल में दम था और अभी भी दम है हमारा असेसमेंट। तो हमें उम्मीद है ये साल सॉर्ट आउट हो जाएगा। आगे चल के हम इसी तरह जो संयम के साथ अगर आंकड़ा बरकरार रखेंगे, हमारा लोग होगा, क्योंकि सेक्टर में काफी ग्रोथ आरी का हो रहा है। लास्ट ईयर जैसे ऑलमोस्ट 29 गीगावाट 29.6 गीगावाट का कैपेसिटी लगा था, इस साल 6 महीने के अंदर 27 गीगावाट लग चुका है। तो आगे जो 500 गीगावाट का लक्ष्य है, जिसमें हमारा ऑलरेडी 485 गीगावाट रिन्यूएबल है, 247 गीगावाट हो चुका है, और बाकी जो ये चीजें 175 गीगावाट करीब पाइपलाइन में है। ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, हमारा लेंडिंग भी आगे बढ़ता रहेगा। हमारा मुख्य कंसर्न ये रहा है लास्ट 5 बरस का भीतर, और इक्विटी बेस काफी कम है सेक्टर में। हमसे काफी उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा हम दें, इसीलिए भारत सरकार पहले हमें 1500 करोड़ इक्विटी दिए, फिर हम आईपीओ करके पैसा लाए, क्यूआईपी करके पैसा लाए, और मार्केट में हमारा जो आईपीओ लिस्टिंग हुआ था 32 रुपए में, 17 में रोड शो करने के बाद नहीं कर पाए, 19 में रोड शो करने के बाद नहीं कर पाए, 23 में किए। तो मार्केट का एक परसेप्शन अलग टाइप का था कंपनी के लिए, बट लिस्टिंग के बाद काफी परसेप्शन अच्छा बना है, और अभी भी हमारे रिटेल सेगमेंट में करीब 22% रिटेल शेयर होल्डर है। राइट। ताकि आगे हम इस चीज को अगर मेंटेन करेंगे कि फर्दर इक्विटी एडिशन करेंगे तो हमारा डिसबर्समेंट का वृद्धि भी होता रहेगा, लोन बुक रखेंगे। हमारा मेन एम यही रहेगा हमेशा कि डिसिप्लिन हम मेंटेन करें अपना गवर्नेंस में, और क्वालिटेटिव एसेट मेंटेन करें, बाकी ऑटोमेटिक होता है। जी प्रदीप सर, काफ़ी डिटेल्स आपने नंबर्स के फ्रंट पर आपने बताया, नीम्स के आपने मेंशन कर दिया, एसेट क्वालिटी। बट सर ये एक जानना चाहूँगी, आगे आने वाले समय के लिए एरिया कहाँ पर ज़्यादा फोकस रहेगा, या फिर सेगमेंट्स में FY26 की अगर बात करें तो अपार्ट फ्रॉम सोलर पावर फाइनेंसिंग, वो जानना चाहेंगे। देखिए 247 गीगावाट में 127 गीगावाट है सोलर जो देश में अभी तक लगा है, और 53 गीगावाट है आपका विंड, और 55 गीगावाट है हाइड्रो, लार्ज और स्मॉल मिला करके। और हमारा बुक अगर देखेंगे जो 84,447 करोड़ है, उसमें 50% हमारा सोलर विंड हाइड्रो है, जो हम ट्रेडिशनल आरी बोलते हैं, और जो इमर्जिंग आरी बोला मैंने 22% है। इमर्जिंग जो है धीरे धीरे पहले 15, 16, 18, 19, 20, 22 इस तरह बढ़ रहा है। लास्ट क्वार्टरली हम देखते जाएंगे तो स्टेट यूटिलिटी का हमारा 22% है, और हमारा जैसे हम एनबीएफसी इंफ्रा कैटेगरी में रजिस्टर्ड है आरबीआई में,
हमारा प्रयास रहेगा जो नॉन प्रोजेक्ट लोन है वो आप 25% का भीतर ही रखें, क्योंकि वो भी जो आरई सेक्टर का लिक्विडिटी को सपोर्ट करने के लिए देना होता है वो हम दिए। हमारा जी। मेन प्रयास देने के लिए राइट। उसको, ताकि कैपेसिटी इंस्टॉलेशन जल्दी हो पाए। करेक्ट करेक्ट सर। और एक लास्टली एक अपडेट लेना चाहेंगे, वैसे तो काफ़ी डिटेल्स आपने शेयर कर दी और नंबर्स, बट एक अपडेट लेना चाहेंगे प्रदीप सर जेंसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड के ऊपर। आपने यहाँ से क्या एक रिकवरी यहाँ से किया है और एनसीएलटी में कुछ अपील करेंगे क्या सर? अभी क्या स्टेटस है, क्या अपडेट है? मैंने पहले बताया, अभी दोबारा जैसे 29 दिन का भीतर एनसीएलटी में एडमिट जी। करा दिया आपने, ये मेरे ख्याल से आईबीसी इतिहास में एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। दूसरा, फ्रिक्वेंटली सीओसी मीटिंग करा करके लगातार आईआरपी को आईपी में कन्वर्ट किए। राइट। आईपी दूसरा एजेंसी सपोर्ट करने के लिए किए, क्योंकि देश में पहले बार ई मोबिलिटी में इतने बड़ी परिमाण में फंडिंग हुआ था जिसमें इतने सारे लेंडर्स है। देखिए, अगर हम अकेले लेंडिंग करते तो शायद कोई प्रश्न उठाता। जब 17-18 लेंडिंग एजेंसी से लेंडिंग किए हैं, उसका मतलब सेक्टर का इकोनॉमिक्स में दम है जी। प्रमोटर का इंडिसिप्लिन, जो अभी तक इंटरिम रिपोर्ट में लग रहा है कि उनका इंडिसिप्लिन के चलते ये सब हुआ है। राइट। सेक्टर तो है, और गाड़ी को रीरन कर देंगे तो उससे रिकवरी होना आसान हो जाएगा। जैसे मैंने बताया, ऑलरेडी मेजॉरिटी ऑफ गाड़ी से आरपी ने कंट्रोल में ले लिए, उसमें काफी उन्होंने रनेबल कंडीशन में लगा दिया। अभी एजेंसी एंगेज करने का एडवांस स्टेज में है। जैसे एजेंसी एंगेज करेंगे रीरन करने के लिए आइदर रेंटल और आउटराइट सेल, जो भी हमारा अल्टीमेट एम है कि गाड़ी चलना चाहिए, क्योंकि ई मोबिलिटी सेक्टर में बाकी प्रमोटर चला रहे हैं, राइट। चल रहा है, सेक्टर में इकोनॉमिक्स है, तो ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। जी, तो सर काफ़ी डिटेल्स आपने शेयर की और ये मुद्दे पर भी पहले भी आपने बताया और अभी भी एक अपडेट शेयर किया ऑन जेंसोल इंजीनियरिंग। प्रदीप सर थैंक यू, हमारे साथ आप जुड़े एंड बेस्ट विशेस फॉर द कमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू अगेन। उन्होंने हमें आगे चर्चा करिए मिडवेस्ट लिमिटेड ना प्रमोट